संविधान को बचाने का काम किया, उसका नाम है पीडीए। और ये पीडीए है क्या? कि जिनके लिए यहाँ कुर्सी लगाई गई वो कहीं और भरम में बैठे हुए हैं। है कि अगर 100 खाने वाले हैं और 100 रोटी है तो सबको सबके हिस्से की रोटी मिल जाए। मैं केवल एक बात इसमें बस कहना चाहता हूं, क्योंकि ये महिला महापंचायत, महिलाओं के बिना पीडीए अधूरा है। पुरुषों की क्रांति घर के दहलीज के बाहर रुक जाती है, और एक महिला अगर विचारधारा से लैस हो, अपनी समझदारी और हक के लड़ाई के लिए जागरूक हो जाए, तो वो घर के भीतर चौकी चौराहे पर नहीं, चौराहे से लेकर के चूल्हे तक बैठ करके परिवार को भीतर से मजबूत करती है, और वो सबसे स्थायी बदलाव किसी भी समाज का होता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मैं किसी भी समाज की तरक्की इस बात से तय करना हो कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है। इसलिए याद रखना, संविधान नहीं था तो पढ़ने का हक सबको नहीं था। संविधान नहीं था तो सब चौराहे पर जाकर के नौकरी नहीं, सम्मान नहीं, अधिकार नहीं, पढ़ाई का हक नहीं। संविधान आया तो सब बराबर का हक मिला। संविधान इसलिए हमारी एकमात्र, हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार कहते हैं, संविधान ही संजीवनी है, संविधान ही रक्षक है। पीडीए इस संविधान की रक्षा करेगा और संविधान ही पीडीए की रक्षा करेगा। इसलिए न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकता बनाने का वक्त है। मैं यहां बैठा था, मेरा अनुभव जो कि राजनीति का भी नया नया है, लेकिन सीखता है इंसान कैसे। यहां जिला अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, पीछे कुर्सी लगी है। मैंने नहीं देखा कि किससे किसकी क्या बहस हुई, कौन नाराज हुआ, और मिनट भर बाद मैंने देखा कि जिला अध्यक्ष जी ने जो नाराज है और जो नहीं नाराज है सबको एक जगह बिठा दिया, और सब फिर बराबरी से काम चलने लगा। अभी हमारे समाज को इसी की जरूरत है, और नाक छोटी करके दिल बड़ा करने की जरूरत है। न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकता बनाने का वक्त है। मान लीजिए मैं एक आपसे गुजारिश कर रहा हूं, पिछड़े समाज के लोगों, दलित समाज के लोगों, आधी आबादी के लोगों, अल्पसंख्यक लोगों, याद रखना पीडीए और जो समाजवादी आंदोलन है इस समय क्या चाहता है आपसे। ये समाजवादी आंदोलन चाहता है कि 10 में से 8 बातें हमारी एक जैसी अगर हैं, और एक दो जगह कोई बात नहीं किसी से मेल खाई, कोई बात नहीं, जब आग लगी हो, गांव है, ये कुछ दिन बाद गेहूं की फसलें पक जाएंगी, और गांव के लोगों हमसे बेहतर आप भी जानते होंगे कि जब पके हुए गेहूं के फसल में कई बार दुर्घटना से आग लग जाती, तो जब ये गेहूं जलने लगता है और हवा चल रही हो, आग फैलने लगे, तो बताइए ये जब आग लगती है तो मेड़ पहचानती है क्या कि किसका खेत है, किस जाति का खेत है, किस बिरादरी का खेत है, किसकी अच्छी फसल है, किसकी खराब फसल है? आग पहचानती नहीं। मैं हिंदी का विद्यार्थी रहा हूं, एक बार एक पेड़ पर आग लगी तो वहां जो पक्षी थे वो कुछ पक्षी उड़ गए, थोड़े बहुत बचे रहे। और समाजवादी ये पैगाम देकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हमारे हिंदी के कवि ने कविता लिखी और इसी में मेरा संदेश है। बहुत लंबा भाषण देने का वक्त नहीं है, वक्त यह है कि एकजुट कैसे हो जाएं। वक्त यह है कि जो पैगाम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक होना चाहते थे। 1956 में चिट्ठी लिखी थी दोनों ने। डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया के सारे विचार एक जैसे नहीं थे। जो पढ़े लिखे लोग हैं मैं उनको बता रहा हूं, बहुत सारी जगहों पर दोनों में मतभेद था, लेकिन आखिरी वक्त में दोनों ने यह फैसला लिया था कि हम दोनों को एक होना होगा, तभी इस देश के वंचित शोषित समाज को हम एक होकर के सत्ता तक पहुंचाएंगे। अक्टूबर 1996 में 1956 में दोनों का पत्र व्यवहार हुआ कि जब बाबा साहब दिल्ली आएंगे तो डॉक्टर लोहिया और बाबा साहब की बैठक होगी, योजना बनेगी कि रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया और सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कैसे मिल करके एक समाजवादी अंबेडकरवादी समाज और राजनीति को आगे ले जाएगी। मगर अफसोस कि 6 दिसंबर 1956 की तारीख बीच में आई और कुदरत ने बाबा साहब को हमसे छीन लिया। तो जो अधूरा सफर था डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर का, उस अधूरे सफर को आगे बढ़ाने का काम 1993 में हुआ। मिले मुलायम कांशी राम, आगे बोलने की जरूरत नहीं है, समझदार को इशारा करता। तो वो जो अधूरा सफर था उसे आदरणीय नेताजी ने 1993 में एक करके फिर से पीडीए बनाया था, और उसके बाद फिर 2019 में भी एक कोशिश हुई। लेकिन उसके बाद मैं आज यहां इस मंच से बहुत ईमानदारी से कबूल करता हूं
आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं है हमारे बीच, वो पलट कर आपकी लड़ाई लड़ने वापस भी नहीं आएंगे। आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नहीं है आपके बीच, और जातियों में टुकड़ों में बांट दिया गया हमारे समाज को। हमसे बेहतर आप जानते हैं, छोटे छोटे लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है कि ओबीसी के लोग ओबीसी से लड़ जाएं, दलित के लोग दलित से लड़ जाएं। समाजवादियों, हमारा फर्ज है कि जब लड़ाई सबसे कठिन मोड़ पर हो तो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है लड़ाई लड़ने की, उन्हें अपना घर बचाने की जरूरत नहीं है। वो गेहूं की फसल पे जब आग लग के फैलने लगती है तो पूरा गांव, कोई पेड़ से टहनी तोड़ कर लाता है तो कोई अपने हाथ में कोई चीज लेकर के एक साथ खड़े होकर जब आग को बुझाता है, तब जाकर के आग बुझती है। और जो इंतजार करता रहता है कि जब मेरे घर पे आग आएगी तब बुझाऊंगा, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आता है। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका। इसलिए इस बात का इंतजार मत करना कि हमारी जाति मजबूत, हमारा धर्म मजबूत, हमारा गांव मजबूत, हमारा ये मजबूत। नहीं, जब खतरा इतना बड़ा हो कि अगर संविधान नहीं बचेगा तो जाति बचाकर क्या करेंगे, अगर संविधान नहीं बचेगा तो हक अधिकार कैसे मिलेंगे, शिक्षा सबको कैसे मिलेगी। मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय में 14 साल प्रोफेसर रहा, और मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, वक्त चूंकि बहुत कम है इसलिए केवल इशारे में बता रहा हूं। कभी गूगल करके पढ़िएगा कि इस देश की शिक्षा को कैसे निजी हाथों में बेच दिया गया। 2009 में मैं जब दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचा तो बीए करने की 4,000 रुपए फीस थी, आज वो 40,000 रुपए है। बताइए 15 साल में किसकी आमदनी 10 गुना बढ़ गई। शिक्षा महंगी हो गई। आपके सरकारी स्कूल में किसके घरों के बच्चे जाके पढ़ते हैं, जिसके घर में खाने को नहीं है उसके बच्चे वहां पढ़ाई करें। इसलिए ये समाज बन रहा है और समाजवादियों ने हमेशा ही लड़ाई लड़ी, गरीब की लड़ाई लड़ी, कमजोर की लड़ाई लड़ी, और कमजोर अपने घर में वैसे ही कमजोर पड़ा है, उसको लड़ने के लिए हिम्मत देने का काम कौन करेगा। इसलिए हिम्मत देने वालों का रंग लाल है, और समाजवादी पार्टी के झंडे का रंग भी लाल और हरा है। लाल क्रांति का रंग होता है कि जब बाकी लोग निराश हो जाएं तो जो लड़ने वाले हैं वो आपके सामने खड़े होते हैं। वो खड़े हुए डॉक्टर लोहिया बनकर, वो खड़े हुए आदरणीय नेताजी बनकर, और आदरणीय नेताजी ने तो 1993 से लेकर जो लड़ाई आगे लड़ी, उन्होंने कहा था कि मैं मुसलमानों की लड़ाई लड़ता हूं तो लोग मुल्ला मुलायम कहते हैं। मैंने ओबीसी को आरक्षण कर दिया। राम नरेश जी यहां मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 14-15% आरक्षण दिया। आदरणीय नेताजी ने उसे बढ़ाकर 27% किया। उसके बाद आदरणीय नेताजी को अपमान सहना पड़ा, हमारे नेताओं को अपमान सहना पड़ा, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 साल मुख्यमंत्री रहे। और याद रखना, डर करके कहने की जरूरत नहीं, आंख में आंख डाल करके कहना कि उन्होंने कन्या विद्या धन दिया, बेटियों को शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहित किया, उनको पैसा दिया, उनको साइकिल दिया, उनको शिक्षा दिया। मेट्रो बनवाई तो आज भी उतनी ही रुकी है, एक्सप्रेस वे बनवाई तो आज भी वही गुणगान गाया जाता है। काम किया, जाति देखकर कोई न लैपटॉप बांटा न कंप्यूटर बांटा, जाति देख करके एक फैसला नहीं लिया, और जिस दिन उनका घर बाहर निकले तो गंगा जल से धुलवा कर अपमानित करने का काम किया। बताइए, ये सबका दिमाग, सबका बराबरी की बात होती है क्या। और आज उनके बाद अभी कन्नौज में चुनाव हो रहा था, मंदिर गए, मंदिर धुलवा दिए। मैं तो आपके नेता का एक आखिरी में बात कहता हूं, वो जाकर डुबकी लगाए और कहे कि घर धुलवाया, घर पवित्र कराया गंगा जल से, मंदिर पवित्र कराया गंगा जल से, अब मैंने गंगा में ही डुबकी लगा ली, अब किसको पवित्र कराओगे। इसलिए आप अपने नेता से समझें, सीखें। आज उनकी लड़ाई इस दौर में आजाद भारत के सबसे खराब नेताओं से है। उनकी भाषा ऐसी है जो सड़क चौराहे पर भी अब नहीं बोली जाती है, वो सदन में बोलते हैं। हमारे 2 माननीय विधायक जी हैं, और मैं तो तारीफ करता हूं, पहली बार मंच पर दोनों लोगों को सामने देख रहा हूं। हमारे आदरणीय रजनी जी हो चाहे लकी जी हो, ये लोग सामने, अभी तो पिछली बार इन्होंने इतना बढ़िया एक काम किया, मैं तारीफ कर ही दूं। उन्होंने कहा कि मंत्री जी की भाषा ठीक नहीं है, इसलिए इनका जवाब सुनने के लिए भी हम यहाँ पर नहीं बैठेंगे, और उन्होंने। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं, जिस वक्त सबसे खराब भाषा बोली गई, आज तक बता दीजिए आपके राष्ट्रीय नेता ने एक शब्द भी कहीं किसी के खिलाफ कोई खराब शब्द बोला हो, आज तक तो बता दीजिए। कभी बोला क्या? एक वाक्य भी ऐसा बोला क्या जिसमें कोई विवाद हो जाए, किसी का अपमान हो जाए? भाषा सीखिए कि हमारे नेता कितनी ईमानदारी से समाजवादी विचार को लेकर जाते हैं। इसलिए आखिर में 2 गुजारिश कर रहा हूं।
गांव जाइएगा, टोपी पहनकर जाइएगा, लाल रंग की क्रांति की टोपी। कोई अगर कुछ कहे तो सुन लीजिएगा। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। इसलिए अपने लोगों से मत उलझिएगा, कोई कुछ कहे तो सुन लीजिएगा। अपनी विचारधारा को, इस पीडीए के पर्चे को, पीडीए के विचार को, समाजवादी पार्टी के विचारधारा को गांव गांव तक पहुंचाइएगा। इस पंचायत का यही मकसद है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का पूरे प्रदेश में घूम रहे, और याद रखिएगा कुछ फैसले इम्तिहान के होते हैं। 2027 ऐसा पल है जो अगर चूक गए तो फिर दोबारा लड़ने के लिए भी मौका नहीं मिलेगा। इस मेरी बात को डायरी में नोट कर लीजिए। दो रास्ते हैं समाजवादियों, या तो आपस में लड़ लेना, या जिनसे खतरा पूरे देश और समाज और आने वाली पीढ़ियों को है, एकजुट हो जाना और उससे लड़ लेना, ताकि आने वाली पीढ़ियों को गर्व हो कि समाजवादी परचम ने ऐसे समय हमें बचाया जब हमारी आने वाली पीढ़ियों का नस्ल खराब की जा रही। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, जब पेड़ पर आग लगी, और इस बात को याद रखना, एक और छोटी सी बात कर दूं, 2 मिनट और लूंगा प्रदेश अध्यक्ष जी की अनुमति से। एक बार जंगल में एक गधा बाघ को कहने लगा कि देखो घास काले रंग की है। तो गधा बोला कि घास काली है, तो बाघ बोला नहीं, तुमको लगता है रतौंधी हो गई, घास तो हरे रंग की है। तो उन्होंने कहा नहीं, घास तो काली है। तो दोनों लड़ने लगे। उन्होंने कहा फैसला कहाँ होगा? तो कहा जंगल का राजा शेर है। शेर के पास पहुंचे और शेर के सामने दोनों ने खड़े होकर कहा, गधा बोला कि जो हुजूर ये देखिए बाघ, इसको रतौंधी हो गई है, घास को कह रहा हरी है, देखिए घास काली है ना। बाघ बोला आप वही फैसला करिए कि घास हरी है नहीं। समाजवादियों अगर समझ जाना तो इसी में मेरा पैगाम छिपा है। शेर ने फैसला सुनाया कि गधा ठीक कह रहा है, बाघ को 1 साल के लिए जंगल से निकाला जाता है। गधा चारों पैर पर नाचते हुए खुश होके गया, अच्छे दिन आ गए, देखो कितना अच्छा फैसला हो गया। बाद में बाघ जाके शेर से पूछता है कि हुजूर ये कैसा फैसला, आप देख रहे हो कि घास हरी रंग की है और आप गधे के पक्ष में फैसला करो, मैं गलत हूं। शेर ने जो कहा उसे याद रखना 2027 तक। शेर ने कहा कि तुम्हें इस बात की सजा नहीं मिल रही है कि तुम गलत बोल रहे हो, मैं भी जानता हूं घास हरे रंग की है। सजा तुम्हें इस बात की मिल रही है कि तुम अपना सारा जरूरी काम छोड़कर गधे से बहस कर रहे हो। इसलिए वो उलझाएंगे कि धर्म खतरे में है, इसलिए वो उलझाएंगे कि देखो धर्म बचाना है, इसलिए वो उलझाएंगे कि इन बहसों में उलझ जाना। समाजवादियों अपने मुद्दे पर टिके रहना। बताओ पिछड़े दलितों और आदिवासियों का आरक्षण कहाँ है? बताओ जाति जनगणना क्यों नहीं हो रही है? बताओ संविधान को भीतर से खोखला क्यों किया जा रहा है? बताओ कि समाजवादियों की लड़ाई थी रोटी कपड़े की लड़ाई, और ये सारी महंगाई क्यों आ गई? अपने मुद्दे पर टिके रहना, उनके मुद्दे पर जाना ही नहीं। अभी मैं बैठा था और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरह इस पंचायत को लीजिएगा। प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछा गया और वो सवाल धर्म पर था। प्रदेश अध्यक्ष जी से कहा गया कि भाई आप इस पर क्या कहेंगे? प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि हम यही कहेंगे कि बाबा साहब के संविधान और लोहिया जी के समाजवाद को हमें कैसे आगे बढ़ाना है, प्रदेश की सरकार उसका जवाब दे। उन्होंने अपने मुद्दे पर घेरा, इन्होंने अपने मुद्दे पर सवाल कर लिया। इसलिए वक्त बहुत हो गया है। मैं गुजारिश ही कर रहा हूं, हमारे बहुत सम्मानित लोग हैं, एक मंच पर भाषण दे लेने और न दे पाने से मत नाराज होइएगा। जो आयोजन करता है वो तो बेचारा सोचता है कोई माला वाला रह न जाए, नहीं तो कल से मैनेज करना मुश्किल होगा। याद रखिएगा ये माला बाद में रह जाएगी, आपकी कुर्सी भी रह जाएगी। 27 में अगर कोई चूक हो गई तो हो सकता है कि हम सब के हाथ से ये मौका छीन लिया जाए। और लड़ाई कई बार बहुत लंबी होती, एक पद एक कुर्सी और एक सम्मान की नहीं होती। पीढ़ियां याद करेंगी कि 27 के सामने जब चुनौती थी, जैसे 24 में आप जीते तो आज पूरे देश को बचाने के लिए लाल टोपी सदन में भी नजर आती है। याद रखिएगा, मैं दिल्ली से लेकर बाहर जहां भी जाता हूं वो लोग इंतजार करते हैं। छत्तीसगढ़ झारखंड वाले और महाराष्ट्र वाले कहते हैं कि एक बार अखिलेश जी अगर हमारे यहाँ आ जाते तो हमारे यहाँ भी बड़ा अच्छा काम हो जाता। आपने एक चुनाव जीता और पूरे देश में उम्मीद की एक लहर पैदा हुई। और अगर आप 27 जीत गए तो याद रखना ये केवल सरकार बनाने का नहीं है, ये चुनाव देश बचाने और बाबा साहब के संविधान बचाने के लिए याद रखा जाएगा कि पीडीए ने संविधान बचाने का काम किया। पेड़ पर आग लगी तो कुछ चिड़िया उड़ नहीं रहे थे, तो हमारे कवि ने कविता लिखी कि आग लगी इस वृक्ष को
जलने लागे पात, उड़ते क्यों नहीं पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। उन चिड़ियों का जो जवाब था वो मेरा आखिरी वाक्य है। जौनपुर और पूर्वांचल के लोगों वैसे ही ये समाजवाद के रंग में रंगा है, लेकिन कुछ कोर कसर रह जाती है। इस चुनाव में वो कोर कसर भी न रह जाए इसकी कोशिश करना। जब उसने कहा कि उड़ते क्यों नहीं पक्षियों ये पंख तुम्हारे पास, तो उन पक्षियों का जवाब था कि फल खाएं इस वृक्ष का और गंदे कीन्हे पार, धर्म हमारा यही है चले इसी के साथ। ईमानदारी ये कहती है कि बाबा साहब के संविधान का कर्जा हमारे ऊपर है। डॉक्टर राममनोहर लोहिया के समाजवाद की लड़ाई का फायदा हमने उठाया है। सरकारी शिक्षा से हम पढ़े और आज स्कूल बर्बाद हो रहा है, हम बचाएंगे भी नहीं। सरकारी अस्पतालों में दवाई नहीं, सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं, आपकी जेब को कमाई नहीं। इसलिए 2027 तक गांव गांव पहुंचाना, सबका सम्मान बराबर होगा, सबको हक अधिकार बराबर मिलेगा। मंडल कमीशन की सिफारिशों पर लड़ाई लड़ी जाएगी, जाति जनगणना की लड़ाई लड़ी जाएगी, बाबा साहब के संविधान की लड़ाई लड़ी जाएगी और समाजवाद का परचम गरीब कमजोर मजलूम को हक अधिकार दिलाने के लिए इतिहास बनकर याद करेगा। इसलिए टोलियां बनाकर गांव गांव निकलिएगा। लोहिया जी ने जब उस समय जंगी आजादी चल रही थी तो छोटी छोटी टोलियां बनाई थी और वो टोलियां गांव गांव जाती थी और जो मिल जाता था उससे बात करती थी। अब समाजवादियों उसी टोली का वक्त है, इसलिए हर गांव हर मोहल्ले में एक एक नेता पैदा होना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ तो नेताओं की वैसे ही भरमार है, लेकिन नेताओं का काम है कि कार्यकर्ता बनकर गांव गांव पहुंचे। 3 काम करिएगा, विचारधारा, लीडरशिप और मिशन। इन 3 चीजों को अगर 27 तक पहुंचा पाए तो हम बड़े आराम से सच के हक की लड़ाई लड़ लेंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूं संगीता जी का और सम्मानित मंच का, और खासकर आपका शुक्रिया। मैंने भी वक्त ज्यादा ले लिया, मुझे अफसोस हो रहा है इस बात का। हमारे बाद 2 बहुत वरिष्ठ लोग बोलेंगे, आप वहां नहीं होते तो हम यहाँ नहीं सुना पा रहे। इसलिए आपने जो धैर्य दिखाया है, आपने जो हिम्मत दिखाई है, अब इसकी जरूरत अगले 2 साल पड़ेगी। अब कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा। समाजवादी हारने वाले लोग नहीं है और वो बाबा साहब विचार को लेकर के, डॉक्टर लोहिया के विचार को लेकर गांव गांव चलेंगे, खेत खलिहान में चलेंगे और अपनी लड़ाई को जीतेंगे। इसे उम्मीद के साथ 27 में संविधान बचाने का परचम पीडीए लहराएगा। इसी हौसले को यहां से लेकर जाइएगा। फिर मिलेंगे और लड़ेंगे, जीतेंगे। इसे उम्मीद के साथ आप सबको जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय समाजवाद, इंकलाब जिंदाबाद।